आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 6 के साइंस के लेसन नंबर 1, जो आपकी बुक का नाम है जिज्ञासा। और ये आपका विज्ञान का अनूठा संसार जो है इस चैप्टर में से है। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और इसमें वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे। ये कंप्लीट वीडियो रहेगी जिसमें हम एमसीक्यू को भी, उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन और उससे भी बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे, और कुछ आपको सभी को पता है कुछ परिभाषा वाले शब्द है जैसे आपके पेपर में जो आता है। इसमें सबसे पहले आपका अगर हम बात करें जैसे वातावरण है, तो इसका मतलब क्या होगा। वातावरण ये आपका, तो वातावरण का मतलब है आसपास का माहौल। हमारा वातावरण कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। हमारे वातावरण में हम कह सकते हैं कि हमारे परिवेश परिवेश का माहौल, हम ये भी कह सकते हैं हमारे चारों तरफ का क्या माहौल है, परिवेश का माहौल। अगला आप सभी के लिए आया था विविधता। विविधता का मतलब होता है फैला हुआ, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और या फिर हम विविधता को हम एक और बात कह सकते हैं अंतर पाया जाना। जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पर विविधता होती है। अगला आप सभी का एक विविधता ये भी होती है जिसमें किसी चीज़ को अनेक प्रकार या फिर उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया विविधता के दो अर्थ है, एक तो फैला हुआ भी है जो काफ़ी एक्सपेंडेड होता है, बड़ा होता है, और दूसरा क्या है, विविधता के अंदर अंतर पाए जाना, अलग अलग तरह की चीज़ें। अगली चीज़ है अवलोकन। अवलोकन करना मतलब किसी चीज़ को जो हम देखते हैं तो उसके बारे में आकलन करते हैं कि सचमुच में वो चीज़ कैसी है। जैसे हम कह सकते हैं किसी वस्तु, किसी घटना या फिर किसी प्रक्रिया को ध्यान से देखना, उसे समझना, उसके बारे में हमें अगर जानकारी नहीं है तो उसका थोड़ा सा अध्ययन करना। जैसे आपको अगर पता नहीं कि विज्ञान क्या है तो आप उसका अवलोकन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद आप अपने विचार किसी को देंगे, वो उसका अवलोकन करना कहलाता है। अगला पैमाना, जो आपका स्केल होता है। बेसिकली स्केल क्या करता है, किसी चीज़ को रेक्टिफाई करता है, किसी चीज़ को दर्शाने में मदद करता है, मापने में मदद करता है। तो बेसिकली पैमाना क्या होता है, जिससे हम चीज़ों को मापते हैं, याद रखना है। विद्युत, विद्युत आपको पता है जो आपका बिजली होती है उसको भी विद्युत बोलते हैं हम, जिसे हम लाइट बोलते हैं। कई बार आप इस विद्युत को ऐसे लिखा हुआ भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वही विद्युत है। विद्युत का मतलब एक तो लाइट होता है और दूसरा विद्युत का मतलब क्या होता है, टूट गया भी होता है। विशेष का मतलब जो चीज़ स्पेशल होती है, खास होती है। जब हम कई बार चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि खास घटना होती है, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी चीज़ को विशेष बात है। ऐसा विशेष का मतलब ऐसी चीज़ जो पहले ना हुई हो। संरचना का मतलब होता है किसी चीज़ की बनावट। जैसे आपकी बुक है उसका क्या स्ट्रक्चर है, आपका स्कूल है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट क्या है, संरचना का मतलब होता है। व्यापकता, व्यापकता का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलाव, कितना ज़्यादा बड़ा फैला हुआ है, ये इसका फैलाव है। अब एक एक करके हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न है। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम ये आप लोगों को बताया था, विज्ञान का अनूठा संसार। तो सबसे पहले विज्ञान है क्या, आपको ये जानना होगा। हम विज्ञान किसको कहेंगे, तो सबसे पहली बात तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। आपसे पूछा जाएगा विज्ञान है क्या, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे विज्ञान क्या है कि सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्य को पता लगाता है, जो हमें ये डिफाइन करता है कि विश्व में क्या क्या रहस्य है। जैसे विज्ञान हमें इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि क्या क्या चीज़ इस दुनिया में है, क्यों पाई जा रही है। विज्ञान के अंदर हम ज़्यादातर किन चीज़ों को ढूंढते हैं, एक तथ्यों को ढूंढते हैं। तथ्य को अगर इंग्लिश में कहें तो हम हमारे जो फैक्ट्स होंगे, तथ्यों को, साथ ही साथ तथ्यों के साथ साथ हम कारणों को, कॉजेस के, कारण का मतलब होता है आपका रीजंस, हम इन सब को भी ढूंढते हैं। और हमेशा विज्ञान तर्क पे आधारित होता है, ये भी आप कह सकते हो कि वो हमेशा तर्क करते हैं। अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। इसीलिए विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा में लिखा है विज्ञान देखने, सोचने और समझने। क्योंकि कोई भी घटना अगर हमारे आसपास घट रही है तो हम हमेशा सोचते हैं कि क्या कारण है इसका घटने का, क्यों हो रहा है ऐसा। और उसको लेकर फिर अलग अलग तर्क आते हैं हमारे सामने। जब तर्क आते हैं तो उसके रीजंस आ जाते हैं हमारे सामने। उस समय जो हम तर्क कर रहे होते हैं, हम सोच समझ के बोल रहे होते हैं। और इसीलिए विज्ञान क्या है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में जो घटनाएं घटती है उसको अच्छी तरीके से हम उसके थ्रू एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आपसे पेपर में लिखा, अगर 1 नंबर में आए, लिखने के लिए आए, तो आप डायरेक्टली ये याद करके लिख देंगे कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों का पता लगाता है
इसके साथ ही आप ये कह सकते हो विज्ञान के अंदर तथ्य यानी फैक्ट, कारणों का और अलग अलग प्रकार के तर्कों का हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि पौधे और जंतुओं का विकास किस प्रकार हुआ है। अब देखो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप सभी को पता है जीवन है और बाकी ग्रहों पे जीवन नहीं है। और हम सबको पता है कि जो पौधे हैं वो भी सजीव है, लिविंग है, और जो जंतु है, जीव जंतु, मनुष्य भी जीव जंतु की कैटेगरी में, यानी मनुष्य भी जीव जंतु की श्रेणी में आता है, ये भी सजीव है। पृथ्वी पर ये जीवन संभव हो पाया है तभी सजीव यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है या जो जलीय जीव है, ये किस प्रकार इनका विकास हुआ है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे पौधे और जीव जंतुओं का विकास जो है वो अलग अलग स्रोत से हुआ है। स्रोत का मतलब क्या है, जिसके जरिए हुआ है। जैसे अगर मैं आपके उत्पन्न होने की बात करूं तो आप उत्पन्न कैसे हुए हो, आपके जो मदर है और जो आपके फादर है उन दोनों के वजह से आपका उत्पन्न हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई पौधा होता है जब हम लगाते हैं तो उसमें बीज की या फिर उसके फूल की उसकी मुख्य भूमिका होती है। ठीक इसी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु है दोनों अलग अलग जरिए से विकसित हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारी मम्मी है अब वो क्या करें किसी पौधे को जन्म दे देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई जीव जंतु हो किसी पौधे को जन्म दे देगा, ऐसा नहीं है। इनको उत्पन्न होने के, इनके विकास होने के वो अलग अलग स्रोत हैं। पौधे में वृद्धि स्थानीय होती है, यानी जो स्थान होता है, जो भी जमीन है, जो भी जगह है, उस स्थान के जरिए पौधे की क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि जो जीव जंतु है उसमें वृद्धि अगर हम देखें तो एक समान होती है। देखो ध्यान से देखना है, आप सभी को समझना है। पेड़ पौधों में स्थानीय वृद्धि होती है और पेड़ पौधे हमें काफी लंबे समय तक वृद्धि करते ही देखते हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जीव जंतु जो होते हैं वो एक समय तक ही क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। उनके शरीर का उसके बाद ज्यादा वृद्धि नहीं होता, उसके बाद उनके शरीर का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही जो जंतु अलग अलग तरह के, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जब वो जन्म लेते हैं तो वो छोटे होते हैं, छोटे बच्चे की तरह, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बड़े हो जाते हैं और एक उम्र के बाद में उनके शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उनकी मांसपेशियां थोड़ी मजबूत होती है, वो थोड़े फैट यानी मोटे हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर बूढ़े होंगे फिर वो कमजोर होते जाएंगे और फिर एक समय के बाद वो अपघटित हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनका विकास पर्यावरण से प्रभावित होता है। जैसा पर्यावरण होगा वैसा पेड़ पौधे विकास करेंगे। हम जानते हैं जब हमने खेतों में किसानों को काम करते हुए देखा है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी मौसम में कुछ भी उगाए उग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक फसलों के लिए या पेड़ पौधों के लिए एक निश्चित टाइम होता है, जब उसको लगाएंगे तो वो उग सकता है। ठीक इसी तरीके से उसको पर्यावरण प्रभावित करता है। पर्यावरण में देखो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें वो सारी आ जाती है उसमें। हमारी हवा, हमारे यहाँ पर तापमान कितना है, हमारे यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, ये सब के सब पौधों को प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ जीव जंतुओं के विकास में भी पर्यावरण की भूमिका है। जैसे अब हम पहाड़ों को देखें तो पहाड़ों पे एकदम अगर बर्फ जमी है तो वहाँ हम रह पाएंगे, वहाँ हम नहीं रह पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उस इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई रेगिस्तानी इलाका है, डेजर्ट है, जहाँ पर रेत पाई जाती है, तो वहाँ पर भी अगर हम देखें हम आपको कहीं की रहने के लिए, तो आप बोलोगे वहाँ पर भी हम नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? वहाँ बहुत गर्मी होगी, जल का जो स्रोत वहाँ पर नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी हमें प्रभावित करता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ऐसी विषम जलवायु में रहेंगे तो हमें ना तो पेड़ पौधे उगे हुए मिलेंगे, देखो ना तो रेगिस्तान में पेड़ पौधे उगते ज़्यादा, कैक्टस सूख जाता है बस। और जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर जहाँ बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर भी कोई पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, क्यों? क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है और बर्फ ही बर्फ है। इस वजह से तो हमारे जीवन को पर्यावरण जो है वो बहुत हद तक प्रभावित करता है, जीवों के भी यानी जंतुओं के भी और जलीय पौधे के भी। अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। देखो जो आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसमें बताया गया इस पुस्तक की सहायता से हम विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं को खोजेंगे। अब पर्यावरण में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती है बेटा। पर्यावरण में जैसे गैस है, गैसों का निर्माण हो रहा है। पर्यावरण से आपको पता है हमें क्या मिल रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु जो है उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम पेड़ पौधों से या तो फल सब्जी या फिर किसी जानवर का शिकार करके, मछली पकड़ के या फिर अनाज उगाकर, कृषि करके, कैसे भी करके हम अपने पोषण प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक में कई सारी घटनाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे बताता है पेड़ पौधे और जंतुओं का विकास होता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं में। जल जो है उसका निर्माण होता है। दूसरी चीज हम देखें तो विज्ञान के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। विज्ञान क्या है, हमारे समाज में जो चीजें पाई जाती हैं उसको हम तर्कपूर्ण यानी कारण से
सोचते हैं उसका विकास कैसे हुआ। विज्ञान हमें हर एक चीज को बिल्कुल होने के पीछे उसकी क्या घटना है, क्या कारण है, इसको जानने में मदद करता है। तो विज्ञान क्या करता है, हमें हमारे पृथ्वी पर मौजूद या पृथ्वी के बाहर भी चीजें जो मौजूद है उसके रहस्यों को खोजने में हेल्प करता है। हम ये समझेंगे कि कैसे सजीव वनस्पति अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं, अब देखो जो पृथ्वी के बाहर भी पाए जाते हैं, हमारे जो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो पृथ्वी के बाहर क्या चीज़ है, कैसे पाई जा रही है, क्यों पाई जा रही है, हमारी पृथ्वी उनसे अलग कैसे, इन सब चीज़ों को तो रिसर्च करते हैं। क्या वहाँ पर जीवन संभव है, इस चीज़ को वो देखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि कैसे जीव और वनस्पति पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं, यानी कैसे मनुष्य जो है या फिर जो अन्य जीव जंतु है वो पेड़ पौधों के साथ बैलेंस बना के रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी अगर हमको किसी पेड़ से फल मिलता है तो वो एक निश्चित सीजन में मिलता है, जैसे आम है या सेब है, एक निश्चित सीजन में हमें मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको फिर काट दें, उसको खत्म ही कर दें कि नहीं सब कुछ खत्म ही कर देते हैं, चल भाई अब आगे भी तो हमें जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मनुष्य, जीव जंतु और जो हमारा पेड़ पौधे हैं वो आपस में समन्वय बना के रखते हैं। याद रखना है, हम प्रयोग और तकनीकों के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, आप धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होगा, आप देखोगे आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि साइंस के अंदर जैसे फिजिक्स अलग होती है ना, फिजिक्स में आपका जैसे भौतिकी हो जाता है, आपकी केमिस्ट्री अलग होगा जिसे रसायन बोला जाएगा, आपका बायोलॉजी अलग होगा जिसे जीव विज्ञान बोला जाएगा। तो हमारे आसपास में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कोई लोहा है, अगर वो बरसात में गीला हो जाता है तो उसमें जंग क्यों लग जाता है। अगर जैसे हम जो बड़े हो रहे हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, हम देखते हैं कि आगे चलकर हम अपने शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर किसी शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है किसी को, तो कैसे उसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। हम साइंस के जरिए, हम तकनीकों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को, हमारे समाज को, हम अपने लोगों को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबने बचपन से ही पढ़ रखा है एक जिसे हम बोलते हैं आप सभी का जल चक्र। और जल चक्र में बेसिकली क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जल चक्र में सूर्य, जैसे दिन में सूर्य चमकता है, तो सूर्य चमकता है और नदी नदी जो है, नदी में जो पानी है, इस नदी के पानी पे जब गर्मी पड़ती है तो ये भाप बन के पानी ऊपर उड़ता है, ऊपर बनता है, फिर ये बादलों का निर्माण करता है, और फिर जब ज़्यादा उमस हो जाती है हम देखते हैं कि ये बादलों से फिर पानी नीचे आ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है, चलती रहती है। और कई बार जब तापमान कम हो जाता है तो इसमें बर्फ भी बन जाता है। तो बारिश क्यों होती है, तो बारिश का पानी जलवायु में संघनन होने लगता है। संघनन होने का मतलब क्या है, वाष्प बनने लगता है। हम कह सकते हैं क्या बनता है बेटा, वाष्प बनता है। और बादलों के बनने की वजह से फिर आगे चल के बादल बनता है। बादलों की बनने की वजह से जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती है तो जल वाष्प की जो बूंदें, जैसे गर्मी पड़ी पानी पर, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं धूप में डालते हैं तो कपड़े सूख के पानी कहाँ चला जाता है, वो बेसिकली इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बनकर, भाप बनकर ऊपर चला जाता है, फिर वो बादलों का निर्माण करता है। और जैसे वहां पर गर्म, क्योंकि आप सबको पता है जो पानी है, गर्मी लगने के बाद उस पर जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो यही नहीं लिखा है, गर्म हवाएं के रूप में हो जाती है वो, और वो ऊपर उठने लगती है, ठंडी हो जाती है, और फिर ऊपर क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना बेटा, वैसे वैसे तापमान क्या होता है, घट जाता है। तो ऊपर जाकर जो भाप है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर बारिश की बूंदों की तरह वो इकट्ठा हो जाता है। और फिर वो बादल में बनने के बाद में ये क्या होता है, जब ज़्यादा भारी हो जाते हैं तब बारिश के रूप में धरती पे गिर जाते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब सूर्य दिन में चमकता है तो गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से हम क्या देखते हैं कि जो पानी है, जो नहरों में, नदियों में, या जो वाष्प बन रहा है, चाहे हम कपड़े सुखा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो भाप बनकर ऊपर उड़ेगा, गर्म हवा बनकर ऊपर जाएगा, बादलों का निर्माण होगा। और ये बादलों के निर्माण की वजह से ये लगातार होता रहेगा, बादल जैसे ही भारी बन जाएंगे और वैसे ही क्या होगा, फिर हम देखते हैं बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। आगे अगला क्वेश्चन है, हम गर्म और ठंडे को कैसे समझ सकते हैं। हम गर्म और ठंडे का अनुकरण गति से समझते हैं। जब कोई वस्तु अणु में तेजी से हिलती है तो वह गर्म महसूस करती है। जैसे अपना हाथ है, अपने हाथ को, अपने दोनों हाथ को आपस में रब करो, रब करने का मतलब है घिसो, तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद में हम देखेंगे जब, हाँ वेरी गुड, जब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु में गति होती है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसे आप दौड़ते हो, तो आप दौड़ते हो, भागते भागते जाते हो, भागते भागते जाते हो। अच्छा, ये ऊष्मा जो गर्म हो गया हमारा हाथ बार बारी हमें आपस में रब करने से,
वो गर्म क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम गति कर रहे हैं। गति करने से, जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया कि आप जैसे कहीं दौड़ के आते हो, रेस लगाते हो किसी से, दौड़ के आते हो दूर से और फिर रुकते हो ना, तो आपको पसीना आने लगता है, आप गर्म हो जाते हो। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने गति करी। और जब भी हम गति करेंगे तो गति करने से गर्म महसूस होगी। और जब अणु धीरे धीरे हिलते हैं तो उसमें क्या होती है? ठंडक होती है। धीरे धीरे हिलने का मतलब है जब तेजी से नहीं हिलते, धीमे धीमे हिलते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गर्म पानी छूते हैं तो हमारे शरीर की जो अणु है वो तेजी से हिलने लगती है और इसकी वजह से हमें गर्म का एहसास होता है। और जब हम ठंडे पानी को छूते हैं तो हमारे शरीर की जो अणु है वो बहुत धीरे धीरे हिलती है, जिससे हमें ठंडे का एहसास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने देखा, हमने मानवी मम्मी गई धूप में, ऊपर उन्होंने कपड़े सुखाए, कपड़े सूखने के लिए डाल दिए रस्सी पे, और हमने देखा फिर शाम को मम्मी को देखा कि कपड़े जब मम्मी उठा रही है तो पहले तो गीले थे जब उसको डाले जा रहे थे, लेकिन अब वो क्या हो गए? सूख गए। अब हमारे में सवाल आ सकता है कि यार इसमें तो पानी था, इसमें ये पानी कहाँ चला गया? तो हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कब करते हैं? देखो ध्यान से रखना है, हम स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हम कैसे प्रयास करते हैं? जब हमारे मन में किसी विषय को लेकर दुविधा आती है, डाउट आता है, प्रश्न आता है, तो हम उन प्रश्नों का हल जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो क्या होता है उसका उत्तर दे सकता है। जैसे हम अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे, अपने बड़े भाई बहन से पूछेंगे, अपने मित्रों के साथ पूछेंगे जो हमारे मित्र हैं, क्लास के हैं, या फिर हमारे जो दोस्त हैं वैसे ही, या फिर हम अपने अध्यापक से, टीचर से की सहायता से हम क्या करेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। या फिर जरूरी नहीं है हर प्रश्न का उत्तर हमें हमारे टीचर बता ही दें। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हमारे टीचर नहीं बता पाते, तो उसके लिए जिन लोगों ने उस विषय के बारे में किताब लिखी है, जैसे आज इंटरनेट का ज़माना है, तो हम किताबों में नहीं ढूंढते, हम डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं या कोई एआई सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्टली एआई को पढ़ते हैं और उसमें उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं, और फिर हमें उसका आंसर अगर वहाँ पर अवेलेबल होता है तो वो मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान बनने के लिए पूछे जाने वाला जो बनना है वो आवश्यक क्यों है? देखो, सबसे पहली बात तो है, यदि आप चाहते हो कि आप बुद्धिमान बनो, आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज हर किसी को अपने आप नहीं आ जाती। हमें किसी न किसी से पूछ कर, समझ कर, पढ़ कर, उसके बाद ही हमें वो नॉलेज मिलती है। हमें अपने आप कभी भी नॉलेज नहीं मिलती, याद रखना आप सभी को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा? तो हाँ, बुद्धिमान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं तो हम उस विषय के बारे में गहराई से सोचते हैं, ठीक है, और उसके बारे में उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इससे धीरे धीरे हमारा जो बुद्धि होता है वो बढ़ता है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल इसलिए तो जाते हैं ताकि हमें टीचर कुछ बताए और हम उनको पढ़ें, उसको समझें, और उसको समझने के बाद में हम उनसे कुछ सवाल करें, जो कि आपके सर आपको होमवर्क में देते हैं। परंतु सर तो पढ़ा देते हैं, बच्चों को कुछ पूछते भी नहीं है, बट बच्चों के मन में वो सवाल आने चाहिए। जैसे ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपके मन में ये सवाल आएंगे, लेकिन इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे टॉपर मंत्रा पे मिलेगा आपको। चलिए, अब यहाँ पर पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं बेटा जिसे हम बोलते हैं एमसीक्यू, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप पहली बार 6वीं क्लास का पेपर दोगे। एमसीक्यू का मतलब है 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, उन चारों ऑप्शनों को आपको पढ़ना है, और उसमें से एक सही उत्तर होगा, उसको आपको लिखना होगा कॉपी में। जैसे कि विज्ञान की खोज किस गुण से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है गति, अब 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, दूसरा धैर्य, और तीसरा है जिज्ञासा, और चौथा है आपका रचनात्मक। तो इसका उत्तर होगा जिज्ञासा। विज्ञान के गुणों को जब हम खोजने की बात करते हैं तो उसमें जिज्ञासा, जितनी हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, जितनी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, उतना ही हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम चीज़ों को और जानने की इच्छा रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कवि, ये तो जो कविताएं लिखता है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, डॉक्टर तो भाई इलाज करता है। इंजीनियर क्या करता है? कंस्ट्रक्शन या और कोई काम करता है। तो वैज्ञानिक जो होगा, जो विज्ञान के क्षेत्रों में क्या करेगा बेटा? काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं? मशीनरी, कलात्मक, रसोई, या वैज्ञानिक विधि? तो हम इसका वैज्ञानिक विधि का, हर एक चीज का हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं? अकेले, दो लोग साथ मिलकर, बड़े समूह मिलकर, इनमें से कोई नहीं। तो कई समूहों में बटा होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा काम थोड़ी कर सकता है, इसीलिए बड़े समूहों में वो मिलकर। अब कह रहा है अगला एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन है, इसका आपका क्या उत्तर होगा? बुध होगा, मंगल होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा। तो सही उत्तर है आपका पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी होगा। अब अगले प्रश्न है, जैसे विज्ञान में जिज्ञासा का क्या महत्व है? जिज्ञासा मतलब आपकी सीखने की इच्छा, आपको हर एक चीज की जानने की रुचि। जब आपको हर एक चीज को जानने की रुचि होगी, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप उसका कारण ढूंढेंगे। अच्छा ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये चीजें क्यों हो रहा है। आ रही ना मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिज्ञासा जो होती है विज्ञान को प्रेरित करती है, हमें सवाल पूछने और उसका उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है, हमें इंस्पायर करेगी कि हमको ये खोजना है, ये करना है, और यह दुनिया को खोजने समझने का प्रयास करेगी, जिससे हम ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे हम और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकृति दुनिया को समझने में, हमारे विज्ञान में हमें कैसी सहायता करती है? हमें पता है जो प्रकृति है ये दुनिया को समझने में, विज्ञान को समझने में सहायता देती है, क्योंकि हम प्राकृतिक हर एक घटनाएं जो है प्रकृति से जुड़ी है। ठीक है, जिन घटनाओं का अवलोकन हम करते हैं, हम जिन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ नमक कैसे बना, तो आपको कैसे पता चलेगा नमक कैसे बना? आप तो कहेंगे जी समुद्र का पानी उड़ा दिया, भाप बनकर नमक बन गया। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो नमक बनने के पीछे कारण अगर हम देखें तो साइंटिफिक क्या है, उसमें आपका क्लोरीन और सोडियम दोनों मिलाया गया है, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? वो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो हमने इसका फैक्चुअल कारण देखा, और जो कि प्रकृति में मौजूद है, अब उसको हम प्रकृति से निकालते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से देखो, हम विज्ञान को समझना है हमको, तो हम प्राकृतिक चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उनके परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये घटनाएं या कोई चीज़ें क्यों हो रही है। अगला, वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति यानी ये एक व्यवस्थित तरीका होता है जो दुनिया को समझने के लिए प्रश्नों को, देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, और वो हर एक चीज का जांच करते हैं, अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। कहते हैं विज्ञान एक क्या है, अनंत पहेली है, क्योंकि हर एक चीजों को, अगर हमें किसी चीज को भी जानना है तो वह पहले साइंटिफिकली हम उसको क्या करेंगे, खोजेंगे। देखो विज्ञान को एक अंतर्गत पहेली के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि ये एक रहस्यमय विषय है जिससे हम नए रहस्यों की खोज होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि नमक कैसे बना, आपने कहा समुद्र का पानी उड़ा दिया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा उसमें वो एलिमेंट कैसे बना, नमक वाला जो, वो तो भाप बन के पानी उड़ गया, बाकी तो रह गया। तो आपने देखा सोडियम क्लोराइड, अच्छा सोडियम कहाँ से आया, सोडियम यहाँ से आया, तो उसको और हम गहराई से देखेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नए नए रहस्य खोजने को मिलता है, नई नई चीज़ें खोजने को मिलती है, और वैज्ञानिक खोज हमें नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी हेल्प करती है।